बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर जो कि है गैसियस एक्सचेंज। जी जो आपकी 10th की बायोलॉजी है ये बेसिकली 9th क्लास की बायो की कंटिन्यूएशन है। वहाँ 9 चैप्टर थे और 10वां चैप्टर जो है वो अब आपकी 10वीं में शामिल किया गया। गैसियस एक्सचेंज का जब हम नाम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में कुछ गैसेज आती हैं, लेकिन उनको एक साइड पे रख के पहले हम ये देखते हैं कि बायो क्या है। बायो में हमें पता है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। हम जो इंसान हैं ये भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम जब नाम पढ़ते हैं गैसियस एक्सचेंज तो हमारे जहन में इतना तो आ जाता है कि हमने कुछ ऐसी गैसेस को डिस्कस करना है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब क्योंकि बायो है तो ये उन गैसेस के साथ डील करेगी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तो इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं। जैसे एक सादा सी मिसाल है कि जो पौधे हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और उस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्टली ऐसे नहीं है कि पौधा जो है वो अपनी ऑक्सीजन डायरेक्टली एक इंसान को दे रहा होता है। पौधा पहले वो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में रिलीज़ करता है और फिर उस इन्वायरमेंट से हम उस ऑक्सीजन को लेते हैं। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के ज़रिए रिलीज़ करते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस हैं, आई गेस कि आप लोग पहले भी 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब वही जो 2 गैसेज हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हम उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। के अलावा जितने भी इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चंस, वो भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे और एंड पे रिव्यू एक्सरसाइज भी देखेंगे। चलते हैं पहली स्लाइड की तरफ जो कि आपकी बुक से ली गई है। अगर आप इसमें देखें तो 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। एक है सेलुलर रेस्पिरेशन, एक है ब्रीदिंग और एक है गैसियस एक्सचेंज। ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं ये आपके लिए डेफिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। इसके अलावा सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग जो है इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आगे आपको स्लाइड्स में रिटन फॉर्म में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। पहले अब हम इन 3 टर्म्स को पढ़ के सोचते हैं कि इनके बारे में हमारे जहन में क्या आता है। अपनी बुक को बंद करें और सोचें कि सेलुलर रेस्पिरेशन आपने पहले कहीं पढ़ी है। ब्रीदिंग तो आप जानते हैं कि सांस लेने को कहते हैं, ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, जिसको आम अल्फाज में हम सांस लेना कहते हैं। अब फिर गैसियस एक्सचेंज क्या है, वो भी वही हुआ ना, सांस लेना। लेकिन नहीं, हम ये तो कह सकते हैं कि इंसान सांस लेते हैं, जानवर सांस लेते हैं, लेकिन पौधों के लिए हम सांस लेने का वर्ड या ब्रीदिंग का वर्ड नहीं यूज़ करते। साइंस ने उसके लिए एक जनरल टर्म बना दी है जो कि है गैसियस एक्सचेंज, ताकि आम तौर पे हम एक लफ्ज़ बोल दें कि जो पौधे हैं वो गैसेस का तबादला कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ, माहौल के साथ, ठीक है। तीसरा लफ्ज़ आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ी थी 9th क्लास में बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये मैं आपको यहाँ इक्वेशन में भी दिखा देती हूँ। आपने पढ़ा था कि जो पौधे हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुराक बनाते हैं। सूरज की रोशनी में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्लांट्स इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर देते हैं और उसी ऑक्सीजन के ज़रिए हम सांस लेते हैं, ठीक है। अब अगर आपने ये इक्वेशन देख ली, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स ने मिलकर ग्लूकोज बनाया और साथ ऑक्सीजन बनाई, तो अब आपने जब इसी ग्लूकोज को तोड़ना है तो आपके जहन में आएगा ना कि मुझे इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। जिस चीज़ों से मिलके ये बनी थी अब मुझे वही चीज़ें वापस चाहिए निकालने के लिए। तो साथ जो इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें निकल के आई थी ऑक्सीजन, वही मुझे चाहिए इस खुराक को तोड़ने के लिए। तो इसीलिए हम जब सांस लेते हैं तो उसी की ऑक्सीजन को हम यूज़ करके 2 तरह से अपनी खुराक को तोड़ते हैं। अगर तो हमारे पास ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जो आपने पढ़ी थी, जिसमें ग्लाइकोलिसिस था, क्रेब्स साइकिल थी और काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स के ज़रिए काफ़ी स्टेप्स से गुजर के एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। और दूसरी थी एनारोबिक रेस्पिरेशन की, अगर ऑक्सीजन की कमी है जैसे कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर या यीस्ट फर्मेंटेशन के अंदर, तो किस तरह से जो है वो एनर्जी को थोड़े थोड़े स्टेप्स में रिलीज़ किया जाता है। और बेसिकली ये बैक्टीरिया के अंदर चल रही होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और अगर जो हमारे हैं इंसानों के मसल्स वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की जा रही है तो ऑक्सीजन की उनके पास कुछ देर के लिए कमी वाक़ई हो जाती है, जिसके ज़रिए कुछ जो हमारी फूड है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए ब्रेक डाउन की जाती है। अब ये फूड की ब्रेक डाउन क्यों की जाती है? हमें एनर्जी देने के लिए। और वो एनर्जी किस तरह से होती है? एटीपीज़ की फॉर्म में। जब ये फूड तोड़ी जाती है तो हमें एनर्जी मिलती है जो कि एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। अब उस एटीपी के मॉलिक्यूल का जब एक बॉन्ड टूटेगा ना तो वो हमें 713 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी देगा और यही एनर्जी होगी जिसको इस्तेमाल करके हम मज़ीद काम जो है अपने करेंगे। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह क्या है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये ब्रीदिंग से किस तरह रिलेटेड है?
ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है ना, ये थोड़े से डिफरेंट टर्म्स हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ब्रीदिंग एक जनरल फिनोमेना है जिसके ज़रिए हम सांस अंदर लेके गए और बाहर निकाल दिया, लेकिन असल में उस सांस के साथ हर एक सेल के अंदर क्या गुजरी है, इसको रेस्पिरेशन डिस्कस करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन बताता है कि वो ऑक्सीजन जब हर एक सेल के पास गई तो उसको तोड़ के एनर्जी प्रोड्यूस की गई और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुए। वाटर जो था एक्सेस में हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया और जो बच गया उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको हमारी बॉडी जो है वो सांस जब बाहर निकालती है तो एक्सेल आउट कर देती है। सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी हमारी खुराक है वो कुछ ख़ास एलिमेंट से मिलकर बनी है। ठीक है, अब वो एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह। और खुराक किस तरह से हो सकती है? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हो सकती है, प्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकती है। जैसे भी हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा था तो हमने उसमें ग्लूकोज बनाई थी। ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए इनके दरमियान बॉन्ड्स बनाए गए हैं जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी हो सकते हैं। अब हमारे जहन में आता है कि पौधों को सूरज की रोशनी क्यों चाहिए खुराक बनाने के लिए? क्योंकि उसने यही बॉन्ड्स बनाने हैं। जब भी बॉन्ड्स बनते हैं ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, और जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो वही एनर्जी रिलीज़ कर दी जाती है। इस सारे प्रोसेस को समझते हुए अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को पढ़ें तो बुक में लिखा गया है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है कुछ ख़ास रिएक्शंस के ज़रिए, और वो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो आप केमिस्ट्री में थोड़े से पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें या तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है। जैसे अगर आपने देखा हो पिछली अपनी इक्वेशन के अंदर के जब ग्लूकोज बनता है तो उसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो रही होती है। ठीक है, और अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स थे वो जाके ग्लूकोज के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए हैं, और वाटर के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स थे वो कुछ जो हैं वो ग्लूकोज के अंदर चले गए हैं और कुछ जो हैं वो ऑक्सीजन की फॉर्म में रिलीज़ हो गए हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हैं वो एक तरह से इस तरह भी बताए जा सकते हैं कि ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें या तो ऑक्सीजन का गेन हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है, या दूसरे अल्फाज में वो रिएक्शंस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा होता है। ज़्यादा इसी केमिस्ट्री में नहीं चाहते, अगर डेफिनेशन को अपनी दोबारा पढ़ें तो लिखा गया है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए, और जितनी भी एनर्जी निकलती है इन बॉन्ड्स को तोड़ के उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। अब ये रेस्पिरेशन मैंने आपको बताया कि दो तरह से हो सकती है। अगर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो आप आराम से चलते जाएंगे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के ज़रिए, और एंड पे इस पूरी खुराक को तोड़ के दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेंगे, और साथ में वो जो एनर्जी थी बॉन्ड्स की फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हुई हुई उसको आप एटीपीज़ की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे अपनी बॉडी के अंदर उसी एनर्जी को यूज़ करके। ठीक है, एटीपीज़ के मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। और अगर आपके बॉडी के अंदर उस वक्त ऑक्सीजन की कमी है, अब ऑक्सीजन की कमी किस तरह से हो सकती है बॉडी के अंदर? अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, अब आप मुसलसल 1-1.5 घंटे से जो है वो जॉगिंग कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, तो जितनी भी पहले भी एटीपी के मॉलिक्यूल्स आपके मसल्स के पास अवेलेबल थे वो अब काफ़ी हद तक कम होते जा रहे हैं। तो अब जो खुराक है उस और जो आपकी बॉडी है उसके पास ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो गई है। ठीक है, तो कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया जाता है कि जो आपकी खुराक है उसको पूरी तरह ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस से नहीं गुजारा जाता, बल्कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या यीस्ट फर्मेंटेशन इस तरह से गुजार के कुछ एटीपी के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर लिए जाते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में चलती है, लेकिन अगर ह्यूमंस में पूछा जाए तो अगर आप देखें आपकी 9th क्लास की बुक में भी लिखा हुआ है कि ह्यूमंस में भी बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज, मतलब जब बहुत ज़्यादा काम किया जाता है ना उसके दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो फूड को एनारोबिकली मतलब ऑक्सीजन की कमी में तोड़ा जाता है। एनारोबिकली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल आपके पास ऑक्सीजन जो है वो ख़त्म हो गई है और आप किसी तरह से भी अब बग़ैर ऑक्सीजन के फूड को तोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन अवेलेबल होती है लेकिन इस तरह से अबंडेंट अवेलेबल नहीं होती। तो अगर हम यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन को देखें तो हम अपने ज़हन में यही लेके चलेंगे कि क्योंकि इंसानों के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रही होती है तो मतलब एंड पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बनने हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन में इसके बताया गया है कि वो प्रोसेस जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए ताकि एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके, और वो एनर्जी आप स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए फूड की ब्रेकडाउन के लिए, वो जो हम सांस लेते हैं उसके ज़रिए ऑक्सीजन अंदर जाती है, और फिर वो हर एक सेल के पास जब ऑक्सीजन जाती है तो सेल उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके फूड की ब्रेकडाउन कर लेते हैं और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। और उस फूड की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, जैसे कि आप इस रिवर्स प्रोसेस में देख रहे हैं,
उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वापस सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जो वाटर प्रोड्यूस होता है साथ में, वो या तो हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, और अगर एक्सेस में हो तो उसको यूरिनेशन के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब ये तो समझ आ गई हमें सेलुलर रेस्पिरेशन की। अगला गैसियस एक्सचेंज है तो वो सिंपली ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना है, ठीक है। और ये प्लांट्स के लिए भी हो सकता है और एनिमल्स या ह्यूमंस वगैरह के लिए भी। आखिरी टर्म है ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जो फ़र्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग का टर्म ख़ास करके इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के लिए या इंसानों के लिए, जिसके ज़रिए वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क ये है कि ब्रीदिंग सिर्फ एक फ़िज़िकल या एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ज़रिए उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके फूड को तोड़ा जाता है और एनर्जी ली जाती है। इसका जो डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ब्रीदिंग की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं पहले पॉइंट में कि ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो तरीका है जिसके ज़रिए फूड की ब्रेक डाउन की जाती है, ठीक है। ब्रीदिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन उसके मुकाबले में एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग को परफॉर्म करते हुए कोई भी एटीपी वगैरह या एनर्जी इस तरह से प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन जब हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले में हमें एटीपी मिलती है, ठीक है। फिर आगे रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक और एनारोबिक, उसका जिक्र कर सकते हैं। रेस्पिरेशन एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर चल रहा है। लेकिन ये जो सांस का आना जाना है ना, ये सांस आपकी नाक के ज़रिए आई और फिर फेरिंग्स से ट्रैकिया से गुजरते हुए एंड पे गई लंग्स तक। तो इसके अंदर कहीं पे भी जो है वो एक सेलुलर लेवल पे अलहदा से कोई काम नहीं हो रहा होता कि कोई सेलुलर रिएक्शन चल रहा हो, सिर्फ ये एक हवा का ज़रिया है जिसके ज़रिए वो अंदर जा रही है। जब वही हवा सेल्स के अंदर जाएगी तो उसी ऑक्सीजन के ज़रिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। ब्रीदिंग में ऐसा कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हुए आप देखेंगे ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में, हर स्टेप के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो ब्रीदिंग है वो कुछ ख़ास ऑर्गन्स तक कन्फाइंड है, मतलब कुछ ख़ास ऑर्गन्स ही ब्रीदिंग वाला काम करते हैं, जिसमें नोज़, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई वगैरह आ जाता है। जबकि जो रेस्पिरेशन है ये क्योंकि हमारे हर सेल को, हमारी बॉडी के हर सेल को एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रेस्पिरेशन करे। हमारे ब्रेन के सेल से लेके हार्ट के सेल्स या हमारी टांगों के, बाजुओं के हर एक जगह के सेल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जबकि जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, आपके स्टमक का या आपके लिवर का ब्रीदिंग से कुछ लेना देना नहीं है। इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए फूड की ब्रेकडाउन के लिए, वो जो हम सांस लेते हैं उसके ज़रिए ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर वो हर एक सेल के पास जब ऑक्सीजन जाती है तो सेल उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके फूड की ब्रेकडाउन कर लेते हैं और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। और उस फूड की ब्रेकडाउन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, जैसे कि आप इस रिवर्स प्रोसेस में देख रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वापस सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। जो वाटर प्रोड्यूस होता है साथ में, वो या तो हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, और अगर एक्सेस में हो तो उसको यूरिनेशन के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। अब ये तो समझ आ गई हमें सेलुलर रेस्पिरेशन की। अगला गैसियस एक्सचेंज है तो वो सिंपली ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना है, ठीक है। और ये प्लांट्स के लिए भी हो सकता है और एनिमल्स या ह्यूमंस वगैरह के लिए भी। आखिरी टर्म है ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जो फ़र्क है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग का टर्म ख़ास करके इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के लिए या इंसानों के लिए, जिसके ज़रिए वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फ़र्क ये है कि ब्रीदिंग सिर्फ एक फ़िज़िकल या एक मैकेनिकल प्रोसेस है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसके अंदर जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के ज़रिए उसी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके फूड को तोड़ा जाता है और एनर्जी ली जाती है। इसका जो डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, या लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो ब्रीदिंग की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं पहले पॉइंट में कि ऑक्सीजन का अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो तरीका है जिसके ज़रिए फूड की ब्रेक डाउन की जाती है, ठीक है। ब्रीदिंग एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन उसके मुकाबले में एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग को परफॉर्म करते हुए कोई भी एटीपी वगैरह या एनर्जी इस तरह से प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन जब हम रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले में हमें एटीपी मिलती है, ठीक है। फिर आगे रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक और एनारोबिक, उसका जिक्र कर सकते हैं। रेस्पिरेशन एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सेल्स के अंदर चल रहा है। लेकिन ये जो सांस का आना जाना है ना, ये सांस आपकी नाक के ज़रिए आई और फिर फेरिंग्स से ट्रैकिया से गुजरते हुए एंड पे गई
लंग्स तक, तो इसके अंदर कहीं पे भी जो है वो एक सेलुलर लेवल पे अलहदा से कोई काम नहीं हो रहा होता कि कोई सेलुलर रिएक्शन चल रहा हो, सिर्फ ये एक हवा का ज़रिया है जिसके ज़रिए वो अंदर जा रही है। जब वही हवा सेल्स के अंदर जाएगी तो उसी ऑक्सीजन के ज़रिए रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा। ब्रीदिंग में ऐसा कोई एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हुए आप देखेंगे ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब साइकिल में, हर स्टेप के अंदर काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और जो ब्रीदिंग है वो कुछ ख़ास ऑर्गन्स तक कन्फाइंड है, मतलब कुछ ख़ास ऑर्गन्स ही ब्रीदिंग वाला काम करते हैं, जिसमें नोज़, ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई वगैरह आ जाता है। जबकि जो रेस्पिरेशन है ये, क्योंकि हमारे हर सेल को, हमारी बॉडी के हर सेल को एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो रेस्पिरेशन करे। हमारे ब्रेन के सेल से लेके हार्ट के सेल्स या हमारी टांगों के, बाजुओं के हर एक जगह के सेल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। जबकि जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है, आपके स्टमक का या आपके लिवर का ब्रीदिंग से कुछ लेना देना नहीं है। हम ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन और गैसेस एक्सचेंज को पढ़ के आ चुके हैं। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर गैसेस का एक्सचेंज किस तरह होता है। हमें पता है कि हमारे जो इंसान है, हमारे अंदर सांस लेने के लिए एक पूरा सिस्टम है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। नोज़ के ज़रिए ट्रैकिया में, फिर इस तरह ब्रोंकाई और लंग्स में से हवा गुजरते हुए एंड तक जाती है हमारी बॉडी के अंदर एक एक सेल के पास, ठीक है। लेकिन हम 9th क्लास के पहले चैप्टर इंट्रो टू बायोलॉजी में ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं ना, उनके अंदर कोई भी इस तरह का ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं है। तो अब इंसानों को तो समझ लगती है कि उनके अंदर ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। प्लांट्स के अंदर ये सारा प्रोसेस किस तरह हो रहा होता है? तो प्लांट्स के अंदर ख़ास स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा वो ओपनिंग है जिसके ज़रिए या तो हवा सेल के अंदर आ सकती है, प्लांट की सरफेस के अंदर, ठीक है, या बाहर जा सकती है। और ना सिर्फ हवा बल्कि पानी के बुखारात भी प्लांट के अंदर से निकल के इसके ज़रिए ट्रांसपायर कर सकते हैं। ट्रांसपायरेशन कहते हैं किसी भी पौधे की सतह से पानी का इवेपोरेट करना जब बाहर गर्मी ज़्यादा हो, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम इंसानों के अंदर जब बाहर गर्मी ज़्यादा होती है तो स्किन से पसीने की फॉर्म में जो है वो एक्स्ट्रा पानी इवेपोरेट कर जाता है, उसी प्रोसेस को जिसको हम स्वेटिंग कहते हैं या पसीना आना कहते हैं इंसानों में, उसी प्रोसेस को हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। ट्रांसपायरेशन को छोड़ के अब हम दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है स्टोमेटा का। तो स्टोमेटा जो है उसको गार्ड कर रहे होते हैं दो गार्ड सेल्स, और ये डिपेंड करता है गार्ड सेल्स का बंद होना या खुलना अंदर पानी के लेवल पे या अंदर मुख्तलिफ आयंस के लेवल पे। इसलिए मैंने आपको ट्रांसपायरेशन वाला जो है वो प्रोसेस समझाया कि अगर देखें पानी के अंदर जो पौधा है उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली गार्ड सेल्स जो हैं वो रास्ता खोल देंगे स्टोमेटा का, ताकि ज़्यादा पानी जो है वो बाहर निकल सके, थोड़ा सा रास्ता मिले पानी को हवा में जाने के लिए, प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा टर्जिड ना हो जाए। और अगर जो है वो पौधे के अंदर पानी की कमी होगी तो यही गार्ड सेल्स जो हैं वो स्टोमेटा की ओपनिंग को बंद कर देंगे ताकि अब मज़ीद कोई पानी इवेपोरेट ना किया जा सके। अगर हम स्टोमेटा के गैसेस के एक्सचेंज के फंक्शन को डिस्कस करें तो हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है ना उनके अंदर फोटोसिंथेसिस भी चल रही है और रेस्पिरेशन भी। तो प्लांट्स को दो तरह की कंडीशन से गुजरना पड़ता है। दिन टाइम क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सोलर एनर्जी की अवेलेबिलिटी में, तो जो ऑक्सीजन साथ प्रोड्यूस हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के, वो साथ ही साथ रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन तो एक एवर ऑन गोइंग फिनोमेना है, ये बिल्कुल भी किसी भी सेल में किसी वक्त रुक नहीं सकता। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ प्लांट्स में होगी, सिर्फ डे टाइम में होगी, हीट की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जब फोटोसिंथेसिस दिन में चल रही होती है तो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है वो साथ ही रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है। तो इस तरह नेट गेन जो है ना वो गेन और लॉस कुछ ज़्यादा नहीं होता गैसेस का। पौधे का जो इन्वायरमेंट है उसके साथ एक्सचेंज गैसेस का बहुत कम हो रहा होता है, क्योंकि जो वो ऑक्सीजन बना रहा है वो खुद ही यूज़ करी जा रहा है, जो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है रेस्पिरेशन के ज़रिए उसी को वो दोबारा से इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस में फूड बना लेते हैं। लेकिन रात के वक्त क्या होता है कि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है, क्योंकि बाहर जो है वो सूरज की रोशनी अवेलेबल नहीं है। अब रेस्पिरेशन तो चलती रहेगी, तो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए पौधे को वो लेता है इन्वायरमेंट से, ठीक है, और बदले में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस टाइम पे स्टोमेटा खुल जाते हैं और जो ऑक्सीजन है हवा से वो पौधे के अंदर जाने लग जाती है, और बदले में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो बाहर जाने लग जाती है स्टोमेटा के ज़रिए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होता है कि अगर आप रात के वक्त किसी दरख्त के नीचे सो रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका सांस बंद हो रहा है। वो सांस क्यों बंद हो रहा होता है? वो सांस इसलिए बंद हो रहा होता है क्योंकि जो आपके इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बहुत कम हो जाती है। वो पौधा ज़्यादा सारी ऑक्सीजन तो अपने पास ले चुका है रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए, और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड भी इतनी ज़्यादा मिकदार में बाहर रिलीज़ कर चुका है। तो अब आपके लिए सांस लेना बिल्कुल जो है ना वो काफ़ी दुश्वार होता जा रहा होता है।
इस तरह से स्टोमेटा जो है वो दिन और रात के टाइम में अपना गैसेस के एक्सचेंज का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर आप जो है स्टोमेटा इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लीव्स में पाया जाता है, पत्तों के अंदर, ठीक है। उसके अलावा यंग स्टेम्स के अंदर। यंग स्टेम्स कौन सी होती है कि जैसे अगर आपने पौधा लगाया है, कुछ अरसा गुजरा है, कुछ माह गुजरे हैं, तो आप देखेंगे कि उसका जो तना है वो भी ग्रीन है, ठीक है। वो बिल्कुल लकड़ी का तना नहीं बना। तो जो ग्रीन वाला तना होता है ना, जो अभी यंग स्टेम होती है, उसके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं। लेकिन जब बाद में यही तना इसके ऊपर लकड़ी की एक लेयर आ जाती है जिसको हम बाग कहते हैं, तो फिर अब उसके अंदर स्टोमेटा जैसे छोटे से पोर्स गैसेस की एक्सचेंज का काम नहीं परफॉर्म कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने उस टाइम पे गैसेस की एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा को रिप्लेस कर देते हैं लेंटिसेल्स से। लेंटिसेल्स आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से जो है वो उभार होते हैं दरख्त के ऊपर, दरख्त की किसी भी मजबूत तने के ऊपर जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है, ताकि इसके ज़रिए गैसेस का एक्सचेंज हो सके। लेंटिसल्स की ये मैंने एक और स्लाइड भी ऐड किया ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। तने के अलावा ये जो लेंटिसल्स हैं ये पाए जाते हैं मेच्योर रूट्स के अंदर। कोई ऐसा दरख्त जो काफ़ी सालों पुराना है, अगर आप उसकी शाखें देखें तो उसके अंदर भी यही छोटे छोटे आपको कट्स नज़र आएंगे जिसके ज़रिए उसके ज़रिए अंदर गैसेस का एक्सचेंज हो सके। और जो अब शाखें नीचे होती हैं ना, उनके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होनी होती हैं वो उसी मिट्टी के अंदर अब्जॉर्ब हुई होती हैं। इसी तरह अगर आप बात करें कोई पौधा पानी के अंदर है तो उसके अंदर जो गैसेस चाहिए वो उसी पानी के अंदर अब्जॉर्ब हुई होंगी, जैसे वाटर लिली, ठीक है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि लेंटिसल्स जो होते हैं वो स्टेम की सरफेस से थोड़े ज़्यादा उभरे हुए होते हैं, ठीक है। मतलब आप प्रोमिनेंट उनको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जैसे स्टोमेटा वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, आप नहीं देख सकते। वो ज़्यादातर जो है वो पत्ते की निचली सतह पे पाया जाता है। अगर आप पत्ते को उल्टा करेंगे तो भी आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन किसी भी शाख को, किसी पुराने तने को या किसी इस तरह की रूट को आप देखें तो आपको लेंटिसल्स वाज़े तौर पर नज़र आएंगे। स्टोमेटा और लेंटिसल्स का फ़र्क भी आप नोट कर लें कि इन केस कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाता है इस किस्म का। तो पहली बात तो ये कि इनकी लोकेशन बतानी है कि स्टोमेटा जो है वो मोस्टली यंग स्टेम्स के अंदर या किसी लीव की अंडर सरफेस पे पाया जाता है, जबकि जो लेंटिसल्स हैं वो वुडी बाग पे या मेच्योर स्टेम में पाए जाते हैं। इस तरह लेंटिसल्स की ना कोई गार्ड सेल वाली ओपनिंग नहीं होती, ये हर वक्त खुले रहते हैं। जबकि जो स्टोमेटा है उसके अंदर ख़ास गार्ड सेल्स के जो हैं वो ओपनिंग्स को बंद करने या खोलने का सिस्टम है। उसके अलावा ये कि स्टोमेटा के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर वेपर्स इवेपोरेट कर जाते हैं इसके ज़रिए, जबकि लेंटिसल्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब अगर मैं रिव्यू एक्सरसाइज देखूं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस आज के लेक्चर में पढ़े हैं, तो आप देखें कि जो लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टोमेटा और लेंटिसल का डिफरेंस, ये पूरी स्लाइड मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दी। आप चाहे इससे सारे पॉइंट्स पढ़ लें, लिख लें, अपनी किसी नोटबुक पर नोट कर लें। और इसके अलावा पहला जो आपका क्वेश्चन है कि किस तरह से प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो गैसेस के साथ गैसेस का एक्सचेंज करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। तो इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि लीव्स में अगर बात की जाए तो स्टोमेटा आ जाता है, वुडी स्टेम्स के अंदर लेंटिसल्स आ जाते हैं। उसके अलावा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता रहता है लीव की ऊपरली सतह, अपर सरफेस से, जिसके ऊपर एक पतली सी कवरिंग होती है जिसको हम क्यूटिकल का नाम देते हैं, ठीक है। इन सब बातों के साथ हमारा आज का जो है वो लेक्चर ख़त्म होता है। उसके अलावा जो सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस है ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।